नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जिस प्रकार से चर्चाएं बन रही है, ऐसा लगता है कि इस बार का चुनाव आसान होने वाला नहीं है, फिर चाहे वह कौन सी भी पार्टी क्यों ना हो। आज बात करेंगे हम विधायक रघुवेंद्र शौकीन जी से, जो कैबिनेट मंत्री भी है, और तीखे सवालों के साथ हम आज इनसे जुड़ेंगे और उन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे जो आज के समय में दिल्ली की जनता के दिल में उठ रहे हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। नमस्कार मैम। सर, ये जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसमें लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार दिल्ली में जो योजनाएं अरविंद केजरीवाल जी लेकर आने वाले हैं, क्या वो लागू भी होगी? मैम देखिए, अरविंद केजरीवाल जी आज तक जो भी योजना लेके आए हैं वो दिल्ली में पूरी योजनाएं लागू हुई हैं, तो इसलिए जो उन्होंने वादे किए हैं वो 100% पूरे होंगे। सवाल योजनाओं को बाद में रख के लोग पूछ रहे हैं। सबसे पहले 2100 रुपए का जो रेवड़ी, जिसको नाम रेवड़ी दिया गया है, इसके बारे में जानने की कोशिश करें कि 2100 रुपए आखिरकार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे मैडम। दिल्ली की कैबिनेट ने 1000 रुपए पास कर दिए हैं और जैसे ही इलेक्शन हम जीतेंगे तो उसे बढ़ाकर 2100 रुपए करेंगे। और पंजाब के 1000 रुपए पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, दिल्ली और पंजाब की सिचुएशंस बहुत अलग अलग हैं। दिल्ली सरकार देश में इकलौती ऐसी सरकार है जिसका बजट घाटे में नहीं है और दिल्ली के पास इतना फंड्स है कि वो इस स्कीम को फंड कर सके। लेकिन बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी 10,000 करोड़ रुपए मांग कर रही है कि हमारे पास बजट खत्म हो गया है। देखिए, बीजेपी वालों का तो हमेशा आरोप है। अब बीजेपी का जब मैनिफेस्टो आएगा वो कहेंगे हम 2500 रुपए देंगे, तो वो 2500 रुपए कहां से देंगे अगर हम 2100 नहीं दे सकते तो? नहीं, जब ये सवाल उठा था तो वो कहते हैं कि हमारे तो केंद्र में सरकार है, लेकिन क्या दिल्ली वालों के पास इतना पैसा है? मैडम, अगर उनकी केंद्र में सरकार है तो उनकी सरकार उस सरकार को ज्यादा पैसे देगी। दिल्ली के हिस्से का पैसा बीजेपी आज तक नहीं देती। सेंट्रल टैक्सेस में सिर्फ 375 करोड़ रुपए दिया जाता है। दिल्ली का अगर और स्टेट्स के हिसाब से हिस्सा बने तो बहुत पैसा बनता है जो केंद्र सरकार को दिल्ली को देना चाहिए। लेकिन बीजेपी पार्टी आरोप लगाती है कि 8,000 करोड़ रुपए यमुना की सफाई के लिए दिए गए थे। उन पैसों का अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया? देखिए, काम शुरू किया इस टर्म में अगर आप देखेंगे 2 साल तो कोरोना में चले गए और उसके बाद इन्होंने जो सरकार के हालत किए, जो अरविंद जी को और मनीष जी को और सत्येंद्र जैन जी को झूठे के मुकदमों में डाला, उसकी वजह से यमुना की सफाई का जो काम तेजी से चला था उसमें ब्रेक लगे। जनता दोबारा मौका देगी तो हम उसे करके दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफी मांगी है दिल्ली वालों से और कहा है कि जो वादे के हिसाब से वो आए थे वो पूरे नहीं कर पाए और 5 साल और मांगे हैं। 10 साल में नहीं हुआ, 5 साल में कैसे होगा? मैडम, जो पहले 5 साल में वादे किए उन पूरे 5 साल के हर वादे को पूरा किया गया। आप हमारा मैनिफेस्टो उठा के देख सकते हैं और पहली टर्म में हमने जो जो वादे किए थे वो पूरे किए गए। दूसरी टर्म में जो हमने कुछ वादे किए थे जो हम पूरे नहीं कर पाए उनके लिए माफी मांगी है। हमने 10 साल की बात नहीं की, हमने पिछले 5 साल में जो हमारी सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने वादे किए थे, जिसमें एक यमुना सफाई का वादा था, वो हम पूरे नहीं कर पाए, उसकी वजह से माफी मांगी। लेकिन ये कूड़े का जो पहाड़ दिल्ली को दिया गया है सौगात में, चाहे वो किसी भी पार्टी ने दिया हो, और यमुना की सफाई हो, यहाँ की सड़कें हो, इन सभी पर सवाल उठ रहे हैं और इस बार दिल्ली की हवा थोड़ी सी बदली बदली लग रही है। मैडम देखिए, कूड़े का पहाड़ हो या यमुना की सफाई, आपको पता है कि पिछले 15 सालों में जो बीजेपी ने एमसीडी में किया, और एमसीडी आज भी अगर आप देखेंगे उसकी स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पाई, और दिल्ली में एमसीडी जो भी करती है वो स्टैंडिंग कमेटी फाइनल करती है, तो अभी तक एमसीडी चल ही नहीं पाई है ढंग से। जब एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी बन जाएगी और वो ढंग से चलेगी, उसी के बाद एमसीडी का काम ठीक होंगे। और यमुना की सफाई में हमने काम किया था, हमने सारे नालों को शीवर से जोड़ने का काम शुरू किया था, लेकिन बीच में कुछ ब्रेक लगने के कारण वो काम नहीं हो पाए। लेकिन अब मौका देगी सरकार, जनता, तो वो काम सारे होंगे। आप दिल्ली की पहली विधानसभा के बारे में जानते हैं, क्या हालत हो रखी है यहाँ की? जो स्थिति है नरेला की, वो बद से बदतर होगी। उसे कोई दिल्ली में काउंट तक नहीं कर रहा है, तो उसे कैसे यहाँ पे आम आदमी पार्टी भूल गई? देखिए, दिल्ली की पहली विधानसभा के बारे में मैं नरेला के बारे में नहीं जानता कि मैं नरेला के बारे में बता सकूं। मेरी विधानसभा में आप चलिए, मेरी विधानसभा के हाल देखिए। आप अभी रोड से आए हैं, आपने देखा होगा हमारी विधानसभा में। आपने एज ए विधायक काम किया है, लेकिन ये जो कैबिनेट मंत्री है, ये आगे तक बात जनता की कैसे पहुंचाएंगे? मैडम, कैबिनेट मंत्री बने मुझे 13 तारीख को शपथ मिली है और अभी इतने समय में बहुत कुछ करना बहुत मुश्किल होता है। इतने समय में तो आप पूरी दिल्ली को भी अच्छी तरह नहीं दे सकते, और इलेक्शन का समय है, आदमी को अपनी विधानसभा ज्यादा देखनी होती है, तो अभी तो विधानसभा पे कंसंट्रेट। तो अरविंद केजरीवाल ने ध्यान नहीं दिया? क्योंकि नरेला ही नहीं, सिर्फ यहाँ पे जो बुराड़ी है, किराड़ी है, यहाँ की जितनी भी आसपास की विधानसभाएं है, अगर अंदर की दिल्ली को छोड़ दे तो सबकी हालत खराब हो रखी है। मैडम, अगर आप सड़कों की बात करें तो इस साल जितनी बारिश हुई है, आप पूरे भारत में कहीं चले जाइए, जो बड़े बड़े हाईवे अभी पीछे 8-8 हजार 10-10 हजार करोड़ से बने थे, उनके हालत देख लीजिए। तो इतनी बारिश में हमारी सड़कों के हाल खराब हुए हैं। मैं उससे वो नहीं करता, लेकिन हर दिशा में काम चल रहा है और बहुत जल्दी वो सड़कें बहुत शानदार होंगी दोबारा से। एमसीडी में
जब तक बीजेपी थी तब आम आदमी पार्टी खूब घेरती थी। अब आम आदमी पार्टी है और अभी भी सफाई बिल्कुल नहीं है। कूड़े के जो ढेर लगे हुए हैं, यहाँ की नालियां भरी हुई है, सीवर को लेकर कोई सफाई नहीं है। इस पर क्यों काम नहीं हुआ? मैडम काम हो रहा है, लेकिन जिस गति से हम सोच रहे थे उस गति से काम नहीं हुआ। उसे बढ़ाना पड़ेगा और सफाई व्यवस्था बेहतर करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ की शिक्षा मॉडल पर भी अब क्वेश्चन मार्क लगने लगे हैं। यहाँ की मेडिकल स्थिति खराब हो गई है। क्यों जो है अरविंद केजरीवाल उन वादों पर नहीं आए जो वादे करके यहाँ पर सत्ता हासिल की? मैडम शिक्षा मॉडल पे आप क्वेश्चन मार्क कौन कर रहा है? आज शिक्षा की अगर बात करें, आप स्कूलों में जाके देखिए, कहते सिर्फ 3 ही शिक्षा जो स्कूल बनाए थे उनको दिखा देते हैं, बाकी स्कूलों पर कोई ध्यान नहीं है। टीचर नहीं है, बेरोजगारी बढ़ गई है, कोई भर्ती नहीं हुई। मैडम आपको ये बताऊं, पहले आप सरकारी स्कूलों में जाते थे तो आपको 70-80% गेस्ट टीचर मिलते थे। आप अब किसी भी सरकारी स्कूल में चलिए, मेरे हिसाब से 90-95% परमानेंट टीचर्स रहेंगे। और आप कहते हैं 3 स्कूल दिखाए जाते हैं। मैं कहता हूं आप मेरे साथ मेरी विधानसभा के स्कूलों में चलिए और आप देखिए, आपको फर्क खुद मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, शिक्षा पर सवाल उठे हैं तो ये जो अभी टिकट बटे हैं, इसमें कई ऐसे विधायक के तौर पर जनता के बीच जाएंगे जिनकी शिक्षा जो है 7वीं 8वीं 10वीं तक ही सीमित है। क्यों जो है शिक्षा को लेकर अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर विधायकों को टिकट नहीं दी? देखिए, शिक्षा के हिसाब से अगर आप देखेंगे, बहुत सारे विधायक हमारे यहाँ जो इंजीनियर्स हैं, और सीए हैं, और बहुत सारे हैं। कुछ हो सकते हैं, अब सबकी क्वालिफिकेशंस तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत सारों की मालूम है, वो बहुत अच्छे पढ़े लिखे विधायक। तो आपको नहीं लगता कि जो है क्वालिफिकेशन के बेस पर ही जनता के बीच एक विधायक होना चाहिए? देखिए, एजुकेशन एक जरूरी चीज है। आज हम किसी की भी बात करें, अगर एजुकेशन के बिना बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, और मैं तो ये मानता हूं हमारे देश में चाहे वो पॉपुलेशन की समस्या हो या बेरोजगारी की समस्या हो, कोई भी समस्या, उसका मुख्य कारण एजुकेशन का ना होना है। तो इस बार की जो दिल्ली विधानसभा चुनाव है, इस बार क्या एक के साथ एक फ्री मिलने वाला है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो बोतल वाली जो स्कीम थी, एक के साथ एक फ्री शराब नीति, वो क्या इस बार भी लागू होगी? देखिए मैडम, अरविंद केजरीवाल जी की शराब नीति में एक के साथ एक फ्री बिल्कुल नहीं था। अगर आप वो बात करते हैं तो वो नीति सेम वही नीति पंजाब में है और वहां सरकार को बहुत बेनिफिट मिल रहा है। आज आप एक के साथ एक की बात करते हैं, पर आप अनऑथराइज कॉलोनियों में और जे कॉलोनियों में जो अवैध शराब बिकती है उसकी कोई बात नहीं करता। इतनी मात्रा में अवैध शराब अनऑथराइज कॉलोनी और जे कॉलोनियों में बिक रही है जितनी शायद लीगल भी नहीं बिकती होगी। तो पंजाब को क्या नशा मुक्त नहीं किया गया? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था उनकी सरकार आएगी नशा मुक्त हो जाएगा, बल्कि दिल्ली में और नशाखोरी बढ़ गई है। मैडम, दिल्ली में नशाखोरी रोकने का काम अगर आप बात करेंगे तो ये पुलिस का काम होता है, और पुलिस दिल्ली में कोई एक्शन नहीं ले रही है इसके खिलाफ। आज के दिन जहां पहले शराब बिकती थी वहां और सारा नशा बिकना शुरू हो गया है। बहुत सारी कंप्लेन हमने भी दी हैं पुलिस में कि ये नशा नहीं बिकना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी आप अनऑथराइज जे कॉलोनी, इन कॉलोनियों में जाके देखिए, खुलेआम नशा बिक रहा है। तो पंजाब में क्यों, फिर आपने बोला कि एक के साथ एक फ्री वाली, पंजाब में क्यों खत्म नहीं की ये नीति? एक के साथ एक फ्री कहां? पंजाब में मैं ये कह रहा हूं, जो एक्साइज पॉलिसी हमने दिल्ली में लागू की थी वो सेम एक्साइज पॉलिसी हमने पंजाब में लागू की है, और वहां वो एक्साइज पॉलिसी बहुत सक्सेसफुल है। सरकार को बहुत रेवेन्यू मिल रहा है। ये जो 100 करोड़ की यहाँ पे रिश्वत की बात अरविंद केजरीवाल की, एक बार फिर से ईडी का केस उठा है, ये क्या है? ये तो इलेक्शन आता है तो बहुत सारे केस उठते हैं मैडम। नहीं मतलब पिछली बार से भी अभी जो है एकदम से ये केस जो बोल रहे थे कि पेंडिंग में है वो एक बार फिर से उठ गया है, और इलेक्शन के टाइम पर उठा है, ये आपकी बात है, लेकिन जो बेल पर ये रिहा है वो ऐसे में एज ए मुख्यमंत्री चेहरा होना कितना सही रहेगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के सबसे बड़े चेहरे हैं और मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, और ये केस तो जानबूझ के इलेक्शन के टाइम में, हर इलेक्शन में आप देखेंगे कोई ना नए केस बनाए जाते हैं, और जो सेंट्रल में पावर में है वो आम आदमी पार्टी के पीछे पड़कर नए नए केस बनाती रहती है। अब जब वो बेल पर है, बिल्कुल केस खत्म नहीं हुआ है, किसी सरकारी काम में वो दखल नहीं दे सकती, तो फिर क्यों वो जो है ये चुनाव लड़ रहे हैं? मैडम, चुनाव लड़ रहे हैं और बेल पे है, कंडीशंस हैं, वो कंडीशन हट भी जाती है, कोर्ट वो कंडीशन हटा देता है। और अगर आप वो बेल की बात करेंगे तो इस देश में मेरे हिसाब से 50% नेता बेल पे होंगे। अच्छा, बीजेपी पार्टी के साथ क्यों आम आदमी पार्टी की बात नहीं बनती? मैडम, ये तो बीजेपी को हर जगह सत्ता चाहिए। उन्हें लगता है दिल्ली में हमारी 15-28 साल से सत्ता नहीं आई है, तो उन्हें लगता है कि दिल्ली में हमें सत्ता क्यों नहीं मिल रही, इसलिए आम आदमी पार्टी की नहीं बनती। पिछले 10 साल से एक बार भी जो है आम आदमी पार्टी के साथ नहीं बनी, फिर चाहे वो दिल्ली में जितने दंगे हुए, किसान आंदोलन हुआ, उसमें भी जो है एक दूसरे से अलग थलग नजर आई, यहाँ तक कि लाल किले पे बात आ गई थी, तब भी जो है अरविंद केजरीवाल ने साथ नहीं दिया। देखिए, दंगे, दिल्ली की सारी कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के पास है। दिल्ली सरकार का कानून के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, और वो कोई भी कहीं पहुंचता है तो वो केंद्र सरकार की नाकामी है। अगर दंगे होते हैं वो भी केंद्र सरकार की नाकामी है। अच्छा, ये एलजी को लेकर क्या मामला है? क्यों अरविंद केजरीवाल बार बार उसको एलजी को साथ में लेके आते हैं कि वो काम नहीं करने देते, जबकि दिल्ली में मुख्यमंत्री वो थे? मैडम, ये पावर केंद्र सरकार ने दी। पहले दिल्ली की सरकार का मतलब होता था मुख्यमंत्री की सरकार, लेकिन केंद्र सरकार ने कानून बदलकर दिल्ली सरकार का मतलब एलजी कर दिया, और उसके बाद
उनको इतने अधिकार दे दिए कि वो हर चीज में इंटरफियर करते हैं। आज दिल्ली की कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, लेकिन एलजी साहब को कानून व्यवस्था से लेना देना नहीं है, उन्हें दूसरी चीजों से लेना देना। तो क्या इस बार इलेक्शन में अगर जीत मिलती है तो भी एलजी का ही दबदबा रहेगा, क्योंकि ऊपर तो बीजेपी की सरकार है? देखिए, दिल्ली सरकार के अधीन जो जो काम आते हैं, दिल्ली सरकार उन्हें पूरा करने की हर संभव कोशिश कर रही है और हर काम कर रही है। और दोबारा भी सरकार बनेगी तो उसे और बेहतर से, क्यों पीछे जो समस्याएं रही वो समस्याएं नहीं आएंगी और दिल्ली में और बेहतर काम होंगे। क्या दिल्ली के अंदर मतलब क्या अधीन है सरकार के लिए काम? क्योंकि जब भी कोई सवाल उठते हैं तभी एलजी का नाम आ जाता है या बीजेपी का आता है, तो आखिर अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में है क्या? अरविंद केजरीवाल जी के अंडर, दिल्ली सरकार के अंदर सारा डेवलपमेंट वर्क दिल्ली सरकार के अंदर है, पानी चीवर दिल्ली सरकार के अंदर है, बिजली और हॉस्पिटल्स, हर सिर्फ लैंड पुलिस और सर्विसेज, ये 3 डिपार्टमेंट को छोड़कर बाकी सब दिल्ली सरकार के अंदर है। मेडिकल की बात उठी है, मोहल्ला क्लिनिक की हालत खराब है, यहाँ की जलपान की हालत खराब है। बिजली की बात करें तो 200 यूनिट प्लस होते ही आम जन बिल्कुल सड़क पे आ जाता है। कहाँ सड़क पे आया मैम? वो कहते हैं कि 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, 201 होते ही हम सारा पैसा भरे। अरे 200 फ्री दे रहे तो 200 फ्री रहने दीजिए ना, एक का पैसा लीजिए। मैडम, जो स्कीम है वो वैसे ही चलेगी ना। 200 यूनिट तक फ्री है तो 200 यूनिट तक फ्री है, उसके बाद 400 यूनिट तक बिजली आधी मिलती का रेट आधा लगता है, उसके बाद बिल आता है और जो जैसा इस्तेमाल करेगा उसका वैसा बिल आएगा। अगर आप बात करें, मैं अपनी भी बात करूं, मैं अपने घर में जिस मंजिल पे रहता हूं, मेरा भी बिल साल में 1 या 2 महीने 200 यूनिट से कम आ जाता है, क्योंकि मैं संभाल के बिजली इस्तेमाल करता हूं। और मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो बिजली का ख्याल रखते हैं, अपने कमरे से निकलते ही बिजली बंद करते हैं, उनका 200 यूनिट से कम बिल आता है। लेकिन आम जन इस बात को समझते नहीं है। वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने धोखा दिया है, जो रोहिंग्या बसे हुए हैं उनको हमारा हक दिया जा रहा है। मैडम, फिर ये बात बार बार रोहिंग्या कहां से आए? क्या अरविंद जी उन्हें लेके आए? देखिए, उन्हें रोकने का काम कानून व्यवस्था, वो बांग्लादेश से आए हैं या जहां से भी आए हैं, उनको यहां तक पहुंचने किसने दिया? वो दिल्ली में पहुंचे कैसे? उनको हम हक कहां दे रहे हैं? वो बताएं तो सही, उनको उनका हक दिया जा रहा है। देखिए, अगर स्कूलों में हम शिक्षा दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं, अगर हम हॉस्पिटल में इलाज दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं, हम किसी को छाट के तो दे नहीं रहे। और कोई भी आ रहा है और उसे वापस भेजने का काम या तो केंद्र सरकार का है, दिल्ली पुलिस का है। दिल्ली सरकार को ना, उन्हें कैसे रोके? दिल्ली सरकार के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी को बाहर से आने में दिल्ली में रोक सके। तो फर्जी आईडी कार्ड क्यों बनवा रही है दिल्ली सरकार? किसका फर्जी आई कार्ड बना दिया गया? अभी 2 दिन पहले ही 174 लोग पकड़े गए थे जिनमें फर्जी आईडी कार्ड बनाए गए थे वोट के लिए। और अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगते हैं कि वो जो है उन्हीं को अपना वोटर समझते हैं, बाकी लोगों को नहीं समझते। मैडम, 174 वोटों से कहीं कोई इलेक्शन जीता जाता है? ये तो सिर्फ अभी 2 दिन पहले की बात है, न जाने कितने फर्जी आईडी कार्ड बने होंगे। मैडम, कितने फर्जी आईडी कार्ड के लिए जिस अधिकारी ने भी गलत फर्जी आईडी कार्ड बनाए उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। कोई सरकारें तो आईडी कार्ड बनाती नहीं है, तो अधिकारी बनाते हैं और वो लोग खुद अप्लाई करते हैं। लेकिन बन तो विधायकों के ऑफिस पर रहे हैं। विधायकों के ऑफिस पे आई कार्ड नहीं बनते मैडम, विधायकों के ऑफिस पे ज्यादा से ज्यादा वो अप्लाई करवा दिए जाते हैं। हमारे पास कोई भी पहचान पत्र बनवाने के लिए आएगा तो हम उसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद उसका वेरिफिकेशन करना बीएलओ और एआरओ का काम होता है कि वो उसका वेरिफिकेशन करे और उन्हें लगता है कि वो ठीक है तो उसे बनाए। और उससे पहले भी किसी का भी वोटर आई कार्ड बनाने से पहले उसका आधार कार्ड यहाँ का होना चाहिए, और आधार कार्ड किसी एमएलए के कहने से नहीं बनते। एमएलए के पास आज के दिन आधार कार्ड में सिर्फ उसका एड्रेस चेंज करने का अधिकार है और एमएलए के पास और कोई अधिकार नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर इनके पास ये बिजली बिल कहाँ से आ रहे हैं? बिना आधार कार्ड के, बिना लैंड के ये लोग रह रहे हैं और बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी ले रहे हैं, बल्कि बहुत सारी ऐसी सरकारी योजनाएं ले रहे हैं। वो अधिकार कहाँ से मिल गया? वो तो किसी के पास आधार कार्ड है या प्लॉट है, किसी ने प्लॉट खरीदा, जब भी वो बिजली का फायदा ले सकेगा। अगर उसके पास आधार कार्ड नहीं है और उसने दिल्ली में वो लैंड कैसे खरीद सकता है? तो रोहिंग्या है, यहाँ पर जो है आपातकालीन स्थिति में रह रहे हैं, फिर भी उनके पास इतनी सारी सुविधाएं आ गई। दिल्ली सरकार ने क्यों इनको पूरी तरह से जो है टारगेट नहीं किया? मैडम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो आप दिल्ली सरकार, क्या ये बांग्लादेश से उड़कर आ गए? दिल्ली में कैसे आए? इतनी सवाल तो अरविंद केजरीवाल जी ने भी नहीं उठाए ना। अरविंद अगर किसी ने भी बसाए पहले कांग्रेस सरकार। अरविंद केजरीवाल जी ने बिल्कुल पूछा ये दिल्ली में आए कैसे, और इन्हें दिल्ली में बसने किसने दिया? क्या ये 10 साल में ही आए, उससे पहले नहीं आए? दिल्ली सरकार का एक पुलिस का एक सेल है जिसका काम है बांग्लादेश से आए हुए उनको उनके वापस छोड़ने। और जहां तक मैं जानता हूं, जब उन बांग्लादेशियों को वापस अपने देश जाना पड़ता है तो ये पुलिस उन्हें पकड़ के वापस भेज देती है, और वो जब वापस आना चाहता है, जब वापस आ जाते हैं। तो हालात हमारे ये हैं कानून व्यवस्था के। ये सब अगर आप इसमें उठाकर देखेंगे तो अल्टीमेटली हमारे कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। क्यों? अगर हम हमारे देश में उठा के देखिए, नाइजीरियन और बहुत लोग रह रहे हैं, बांग्लादेश से लोग आके रह रहे हैं, तो उनको पकड़ना और उन्हें वापस भेजने का काम पुलिस का है, जो अपना काम ठीक नहीं कर रही है। तो यानी कि यहाँ पे दिल्ली सरकार बिल्कुल भी जो है इनको सह नहीं दे रही। दिल्ली सरकार ने कैसे शह दी? आप
लेकिन टारगेट भी तो नहीं किया है ना। जनता ये कहती है कि भाई अगर दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल जी बैठे हैं मुख्यमंत्री बन के, तो उनका फर्ज बनता है अपनी दिल्ली को साफ सुथरा रखने का, रोजगार देने का। ना तो रोजगार है, ना ही जो है यहाँ पे कोई सुविधा मिल रही है। ऊपर से जो डीटीसी की हालत हुई है, उस पर आप क्या कहेंगे? डीटीसी की क्या हालत बढ़िया। आज के दिन दिल्ली में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, सबसे ज्यादा बसेस चल रही हैं। जितनी बसेस कभी भी चलती थी उससे बहुत ज्यादा दिल्ली में बसेस चल रही हैं। आप किसी भी रूट पे उठा के देख लीजिए। महिलाओं को फ्री मिलने के बाद अब स्टैंड पर महिलाओं को देखकर बसें नहीं रुक रही है, ये शिकायत भरपूर महिलाएं कर रही है। मैं बाई चांस एक दिन जा रहा था और वहां पर मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मैंने देखा कम से कम 40 महिलाएं खड़ी थी। तो बाद में मुझे नजर आया, बस स्टैंड का बोर्ड नजर आया, तो मुझे समझ में आया। तो और आज के दिन महिलाएं कहीं ये कंप्लेन करती मुझे नहीं मिली है कि बस नहीं मिलती है। आपने कहा 40 महिलाएं खड़ी थी बस स्टैंड पर, 40 की 40 फ्री में यात्रा करेंगी, तो डीटीसी का जो वो खर्चा होगा, जो दिन भर में वो 40 से 50 हजार कहते हैं, उसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी भरपाई सरकार कर रही है। और मैडम, दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए बस फ्री की है, और इसीलिए की है कि हमारे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें ज्यादा से ज्यादा। आज दिल्ली के हालात आप बात करें, और मैं तो ये मानता हूं दिल्ली के हालात का सबसे बड़े ज्यादा जिम्मेवार हम हैं कि दिल्ली की पॉपुलेशन जिस गति से बढ़ रही है, अगर आप उठा के देखें तो जिस गति से दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो सारी चीजों का जिम्मेवार है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे हर जगह इतना लोड है। आज जिन अनऑथराइज कॉलोनियों में हमने शीवर लाइन डाली, वहां 200 गज में 10 आदमी के हिसाब से डाली थी, आज 200 गज में 100 आदमी रहते हैं। तो हर चीज पे इतना लोड है, वो चाहे शीवर पे लगा लीजिए, चाहे वो पानी पे लगा लीजिए, चाहे वो बिजली पे लगा लीजिए। दिल्ली की पॉपुलेशन हम कहते 2 करोड़ है, पर मुझे नहीं लगता दिल्ली की पॉपुलेशन 4 या 5 करोड़ से कम है। तो जो दिल्ली की पॉपुलेशन बड़ी है, वो अदर स्टेट के लोग ज्यादा रहते हैं दिल्ली में, उस पर क्या कोई एक नई स्कीम लेकर जो है दिल्ली सरकार आएगी? देखिए, दिल्ली सरकार स्कीम नहीं ला सकती। आपको मैंने पहले बताया, दिल्ली तो की कोई तो जो है, कोई तो ऐसा आइडिया होगा जो दिल्ली में इतनी पॉपुलेशन को रोक पाएगा। दिल्ली की पॉपुलेशन को रोकने का काम पुलिस और लैंड ओनिंग एजेंसी जो हमारे यहाँ डीडी है, उसे करना चाहिए, ताकि दिल्ली में आज भी अनऑथराइज कॉलोनियां कट रही हैं जो नहीं कटनी चाहिए। डीडीए से याद आया, जब भी हम कहीं पे जाते हैं और पूछते हैं वहां के लोगों से कि भाई आपके यहाँ की क्षेत्र की हालत ऐसी है, तो वो यही कहते हैं कि देखो वोट मांगने तो हम एक जैसे हो जाते हैं जब वोट मांगने आते हैं नेता, लेकिन जब साफ सफाई की बात आती है, कोई कहता है एमसीडी का काम है, कोई कहता है डीडीए में आ गया, हम लोग जाए तो जाए कहाँ? देखिए, हर डिपार्टमेंट, दिल्ली एक मल्टीपल एजेंसी का वो है, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है दिल्ली में। साफ सफाई एमसीडी के पास, डेवलपमेंट का काम दिल्ली सरकार करेगी अनऑथराइज कॉलोनी में, तो इसलिए बहुत समस्याएं। तो कैसे होगा? हम लोग कहाँ जाएंगे? अब हम लोग सबके पास जाते हैं। बहुत ऐसी पॉकेट है नरेला में जिनकी हालत इतनी खराब है, जब उनसे पूछते बोलते हैं डीडीए वाले कहते हैं हमारी नहीं है, एमसीडी वाले कहते हैं हमारी नहीं है, वोट मांगने वाले कहते हैं बस हमारी है। देखिए, ऐसा तो बहुत सारी चीजों के साथ था मैडम। अभी तक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज थी जिन लोगों ने खुद देकर पैसा बनाया था। दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी आने के बाद उनको अधिकार दिया गया कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज में भी एमएलए फंड खर्च होगा। इसी तरह आप अनऑथराइज कॉलोनी है, कुछ डीडीए की काटी हुई कॉलोनी है जहां पे अभी तक वो एमसीडी को हैंड ओवर नहीं हुई है, तो वहां पे डीडीए काम करता है। लेकिन जो कॉलोनी डीडीए ने एमसीडी को हैंड ओवर करती, वहां एमसीडी काम करती है। अच्छा, जो इस बार बहुत सारे लोगों के टिकट काट के इधर उधर लोगों को किया गया है, क्या वजह रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, ये तो पार्टी ने का डिसीजन था, उन्होंने क्यों टिकट काटा वो बता सकते हैं, उसके बारे में मैं कैसे बता सकता हूँ? नहीं, बीजेपी वाले तो आरोप लगाते हैं ना कि इस बार जो है आम आदमी पार्टी उथल पुथल हो गई है। बीजेपी के जब गुजरात में टिकट काटे जाते हैं, जब तो बीजेपी वाले उथल नहीं मचाते। कहते आज दिल्ली में टिकट काटे, नए लोगों को मौका दिया गया, तो उन्हें उसमें क्या परेशानी है? कई ऐसे लोग भी हैं जो अच्छे खासे 10 साल से पार्टी के साथ थे, लेकिन अब बगावत की नजर आ रही है, पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए। देखिए, बहुत से लोग हैं जो पार्टी चेंज करते हैं और बगावत करते हैं कि उन्हें लगता है कि मुझे एमएलए बना ही रहना चाहिए, तो इसलिए ये समस्याएं आती हैं। अच्छा, एक बार अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि जो है एक बार मौका देंगे अपनी पार्टी के लोगों को, दोबारा दूसरे लोगों को मौका देंगे, फिर ये रूल कैसे चेंज हो गया? मैडम, इस बारे में मुझे नहीं पता। नहीं, जब स्टार्टिंग में अरविंद केजरीवाल जी आए थे तो उन्होंने कहा था हर आदमी को 5-5 साल दिए जाएंगे काम करने के लिए, परिवारवाद नहीं होगा। हाँ, तो परिवारवाद नहीं है। अगर घर में किसी एक को टिकट मिला है तो दूसरे को टिकट नहीं मिलता। वो अगर कोई पहले से राजनीति में है तो बात दूसरी है, नहीं तो एक ही परिवार से 2 आदमियों को टिकट नहीं मिलता। लेकिन टिकट तो फिर रिपीट हो रहे हैं 10 साल 15 साल तक जो है लोग। मैडम, वो उस बारे में मैंने कभी नहीं सुना कि अरविंद जी ने ये कहा हो कि 5 साल मौका देंगे। बहुत सारे ऐसे उनके रूल्स जब आए थे, वो राजनीति में रूल्स लेकर आए थे। आज ये भी सवाल उठे कि जिन्होंने आम आदमी पार्टी का निर्माण किया, जिनकी हत्या हुई, उन्हीं के हत्यारे को जो है टिकट अरविंद केजरीवाल जी। देखिए मैडम, अगर उनके हत्यारे होते तो पुलिस उनके खिलाफ एक्शन लेती है, तो कोई हो परसेप्शन बना दिए जाते हैं कि उनका हत्यारा वो है। तो ये जो आतिशी जी अभी कह रही है कि मुझे भी जेल में डाला जाएगा, ये क्या मामला चला है नया? मैम, कुछ नहीं पता चलता किसको बीजेपी जेल में डाल दे, ये पता चलता है। तो बीजेपी जेल में डालती है, ये बड़ा क्वेश्चन लगता है कि हमेशा बीजेपी वाले जो है जेल में क्यों डालते हैं? मैडम, आप ये बताइए, इतने सालों में दिल्ली में कोई बीजेपी के किसी नेता ने भ्रष्टाचार नहीं किया? आज तक कोई जेल में नहीं गया।
मैंने तो ऐसे ऐसे काउंसलर देखे हैं, मेरे साथ काउंसलर थे, कभी स्कूटर पे चलते थे, आज वो जगवार में चलते हैं। तो घोटाला तो होता है, लेकिन उसको उजागर कौन करेगा? मैडम उजागर आज सारी एजेंसीज केंद्र सरकार के पास, दिल्ली सरकार के पास कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं, तो हम कहाँ कांग्रेस पार्टी के साथ भी तो थी, तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? कांग्रेस पार्टी जब थी तो उनके पास उनकी केंद्र में भी सरकार थी और स्टेट में भी सरकार थी, तो इसलिए उनकी उनके ट्यूनिंग घोटाले सामने नहीं आए। नहीं, उनके घोटाले नहीं सामने आए। तो अरविंद केजरीवाल जी जब से कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं, तब से बड़े उखड़े उखड़े से हो गए। नहीं, कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लोकसभा का लड़े, विधानसभा के लिए तो पहले दिन कह दिया गया था कि हम किसी के साथ कोई अलायंस नहीं करने वाले। क्यों, दिल्ली पे भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। इस बार तो बीजेपी पार्टी भी बड़ा भरोसा करके आई है दिल्ली में, और लोगों के सुर भी बदल रहे हैं। भरोसा करके आइए, वो तो मैडम रिजल्ट बताएंगे। अच्छा, इस बार जो है 70 सीटों में से तकरीबन 62 सीटें जो है अरविंद केजरीवाल जी के पास है, तो क्यों विधायकों ने जो है काम नहीं किया है? ये जाते जाते एक बार फिर मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। देखिए, एक बात समझिए आप, इस टर्म में 2 साल हमारे बनने के 2 महीने के अंदर दिल्ली में कोरोना आ गया था, और 2020 और 21 कोरोना की भेंट चढ़ गई, और उसके बाद 22 से कुछ काम करने शुरू हुए। और अगर आप उठा के देखेंगे, एमसीडी का सिस्टम बहुत स्लो है। हमारा एमसीडी का पैसे देने के 1-1 साल बाद काम शुरू होता है, तो इस वजह से कुछ काम डिले हैं। अगर आप उठा के देखेंगे तो हर विधानसभा में हर एमएलए ने बहुत बहुत कामों के पैसे एमसीडी को दिए हुए हैं, लेकिन वो काम जमीन पर नहीं उतर पाए, इसलिए आप जनता को लगता है कि काम नहीं हो पाए। बहुत सारे विधायकों ने तो 10-10 लाख रुपए लेकर भी जो है मकान पास करवाए। मकान, विधायक किससे पैसे ले सकता है मकान पास करवाने? आम लोगों से खूब जोरों शोरों से बात कही जाती है। मैडम, एमसीडी का रोल होता है, उसमें विधायक का कोई रोल नहीं होता। मतलब ये बात आप मानेंगे नहीं, लेकिन नरेला विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से सवाल उठे थे कि 80 जो है बरात घर बना दिए, 40 पास हो गए और 40 भी धरातल पर नहीं है, इसका कौन जो है इनकी जांच कराएगा? मैडम, आप नरेला की बात करते हैं, मुझे नरेला के बारे में नहीं मालूम। आप नांगलोई की बात करें, मेरे यहाँ अगर आप बात करें, नांगलोई गांव में हमने 3 चौपाल बना दी है, चौथी बनने लग रही है, 4 पास कराई थी। एक कम्युनिटी सेंटर है, वो लगभग बनकर तैयार है, उसमें कुछ और फंड की जरूरत थी, इसलिए वो रुका हुआ है, उसका फंड भी प्रोसेस में है, वो भी बहुत जल्दी पास हो जाएगा। इसी तरह पीरागढ़ी में एक कम्युनिटी चौपाल का पैसा सैंक्शन हुआ था, वो बनकर बिल्कुल तैयार है। अच्छा, जैसे बाकी पार्टियां आपस में मिलकर तालमेल करके काम करती, क्या आम आदमी पार्टी नहीं करती? जैसे आपने बोला कि आपके यहाँ आपके नांगलोई की बात कर लूं, बाकी विधानसभा को छोड़ दें। नहीं, अभी तक तो मैं विधायक था, 15 दिन से मंत्री हूं, तो मैं बाकी पूरे स्टेट का जब भी बता सकता। अगर मैं 1 साल से मंत्री होता या 6 महीने का भी मुझे समय मिलता, तो मैं सारे स्टेट के बारे में बता सकता। अभी मैं विधायक था, तो अपने क्षेत्र के बारे में ही ज्यादा बात कर सकता हूँ। तो इस बार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ नया जो है आम जन के लिए है? देखिए, आपने जो अभी बात की, दिल्ली में कूड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। अनऑथराइज में तो मैं नहीं कर पाता, लेकिन मैं अपना जो मेरा पॉश एरिया है, मैं चाहता हूं मेरी हर कॉलोनी कूड़ा मुक्त हो। हम अपना वेट वेस्ट डिस्पोजल का प्लांट हर कॉलोनी में लगाने का मेरा टारगेट है कि हर कॉलोनी में वेट वेस्ट डिस्पोजल का प्लांट लगाया जाए, ताकि हम अपना वेट वेस्ट अपनी कॉलोनी में डिस्पोज ऑफ करें, और उसके बाद जो हमारा बचता है स्क्रैप, जिसमें पेपर, टिन, ग्लास और प्लास्टिक, वो रिसाइक्लेबल है, उसे बेच दिया जाए, और बाकी वेट वेस्ट। तो इस तरह अगर हम हर कॉलोनी को कचरा मुक्त करेंगे, तो हमारी दिल्ली आज के दिन एक बहुत बड़ी समस्या है, उसमें बहुत बड़ा योगदान होगा। और दूसरा, ग्राउंड वाटर के लिए मैं चाहता हूं हर पार्क में ग्रीन वाटर हार्वेस्टिंग बने, ताकि उस कॉलोनी का सारा पानी उस पार्क में जाए और ग्राउंड में जाए। ये मेरी बहुत प्रायोरिटीज हैं। और उसके अलावा ग्रीनरी को बढ़ाना, हमारे क्षेत्र को और ज्यादा बेहतर ग्रीन करना, एक पीरागढ़ी चौक को सिग्नल फ्री करना, और एक यूनिवर्सिटी के कैंपस के लिए मैं पिछले 7-8 साल से लगा हुआ हूँ, वो एक यूनिवर्सिटी का एक्सटेंशन काउंटर नांगलोई विधानसभा में खुले। ये मेरी प्रायोरिटीज है। ये तो आपने अपनी विधानसभा की बात कर दी, ये तो एज ए विधायक आपने कह दिया। एज ए मंत्री आप दिल्ली में क्या चाहते हैं? देखिए, एज ए मंत्री दोबारा बनूंगा तो मुझे क्या क्या विधायक कौन कौन से डिपार्टमेंट दिए जाएंगे, उसके हिसाब से अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड की जाएंगी। तो इस बार विधानसभा में क्या आपका कोई रोल नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा, रोल रहेगा, बिल्कुल रोल रहेगा। क्या है अरविंद केजरीवाल जी की स्कीम इस बार दिल्ली के लिए चुनाव में? देखिए, अभी हमारा मैनिफेस्टो आएगा, उसमें क्या क्या हम देंगे लोगों को, क्या क्या हमारी परियोजना होंगी, क्या क्या हम करना चाहेंगे, उसके बारे में सारा डिटेल में दिया जाएगा। तो नांगलोई से विधायक रघुवेंद्र शौकीन जी से हमने बातचीत की है, जो मंत्री भी है, कैबिनेट मंत्री है, जिनसे हमने तमाम तरह के सवाल के जवाब जानने की कोशिश की है, क्योंकि इस बार का जो दिल्ली विधानसभा चुनाव है वो किसी भी हाल में कम आंकने की कोशिश कोई भी पार्टी नहीं करेगी, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी ही क्यों ना हो। तो इस बार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होगा खास, लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन।